हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में एक तो हम पढ़ चुके हैं बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसके अंदर प्रोफिशिएंट होंगे। बाकी ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और बोरिंग टास्क होता है। थोड़ा सा हम आपके साथ करेंगे, बाकी आप खुद करना। जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, तो साथ में हमें क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी होती हैं। तो कुछ तो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन लगा दो, प्रोविजन बना दो, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कर दो, कोई प्रीपेड कर दो। ये सब एडजस्टमेंट्स बहुत कॉमन है। इसको हम क्वेश्चन के साथ साथ ही ले लेंगे। तो हमें जो अलग से आपके साथ एक दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, उसमें एक तो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स की एडजस्टमेंट। तो आज की क्लास हमारी फोकस रहेगी प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर। उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक तो डिविडेंड, और एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर थ्योरेटिकल नोट्स आ जाते हैं, CSR। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ जगहों पर मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन का भी पॉइंट होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। उसके बाद इस चैप्टर में हम आपके साथ बात करेंगे, रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, EPS कैलकुलेशन की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे चेंजेस इन इक्विटी। इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और बाकी जो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हैं वो तो चलते ही रहेंगे। तो आज मैं आपके साथ पर्टिकुलरली क्या डिस्कस करूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आपने क्या है कि इनकम टैक्स पढ़ा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के टैक्सेस लेती है। इनकम के ऊपर गवर्नमेंट लेती है इनकम टैक्स, और जो भी हम सेल करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट लेती है GST। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा इनकम टैक्स के ऊपर है, GST के ऊपर नहीं है। एक कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी तो वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनाएगी, और वहां पर उसको प्रॉफिट मिलता है। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके ऊपर जनरली सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन एक रेट बता देता है, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया 30%, तो उसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L आप बनाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकालेंगे, एडजस्टमेंट में वो आपको बता देंगे कि 30% हमारा टैक्स का रेट होता है। तो सपोज कीजिए आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला 20 लाख, और रेट आपको गिवन है 30%, तो ये हो गया आपका 6 लाख। नाउ प्रॉफिट हमारा एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है, इसलिए ये 6 लाख रुपीस भी हमारा ईयर के एंड में एक ही बार कैलकुलेट हो पाता है। पर
इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। नंबर 1 देखिए, ये हमारा करंट ईयर है और करंट ईयर के खत्म होने के बाद ये 31 ऑफ मार्च होता है। इसको खत्म होने के बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं और जहां पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चलेगा और फिर हम उसके ऊपर टैक्स की कंप्यूटेशन करके अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। नाउ जिस ईयर की हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्ज कीजिए ये हमारा ईयर है 22-23। सपोज कीजिए 22-23 इसकी इनकम आपको कब पता चलेगी? ऑब्वियसली सर, जब 23 क्लोज हो जाएगा तभी पता चलेगी, क्योंकि उसके बाद ही तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद हमें टैक्स पता चलेगा। तो तब हमारा ईयर चल रहा होता है 23-24। ओके, तो हम फाइनल अकाउंट्स किस ईयर के बना रहे हैं? हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं 22-23 के। याद रखना, इनकम कब पता चलेगी? ईयर के खत्म हो जाने के बाद पता चलेगी। ओके, नाउ मान लेते हैं सर अगस्त के मंथ में हमें यह पता चला, तो जब हम अपनी बुक्स, यहां की बुक्स क्लोज करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हम इस टैक्स की एंट्री डालते हैं, क्योंकि ये टैक्स हमारे इस ईयर को बिलोंग कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री डाल दो। लेकिन इस टैक्स को हम लोग बुलाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ईयर 22-23। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे बताइए, जब ये टैक्स आपको अगस्त में पता चलेगा तो 31 मार्च को आप इसकी एंट्री डालोगे, बैक डेट की एंट्री डालोगे, तो क्या ये 31 मार्च को पे हो चुका था? सर कैसे पे हो सकता है? हमें तो उस समय पता ही नहीं, हमें पता यहां चला, तो हमने अपनी बुक्स में क्या कर दी? एंट्री डाल दी। एंट्री में क्या दिखा दिया? लायबिलिटी दिखा दी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या बनेगा? लायबिलिटी बनेगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी। ठीक है सर, इसे प्रोविजन क्यों बुलाते हैं? नंबर 2, it is provision because we can only estimate it, but actual amount will be fixed oblique decided by the इनकम टैक्स ऑफिसर। कहने का मतलब यह है कि अभी आपने इनकम टैक्स पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि बेटे हमने तो अपनी इनकम कैलकुलेट कर दी और टैक्स एस्टिमेट कर दिया। अब हम गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देते हैं और गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, हमारा सिस्टम जो भी हमारा मैकेनिज्म है वो इसको चेक करेगा और अगर ये ठीक होगा तो भी आपको बता देंगे, अगर कम या ज्यादा होगा तो भी आपको बता देंगे। तो मैंने जो एस्टिमेट किया है वो फाइनल अमाउंट नहीं है, इसीलिए वो प्रोविजन है, क्योंकि फाइनल अमाउंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज बताएंगी। तो थोड़ी देर के बाद आऊंगा कि जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज बताएंगी
तो क्या करना है, इसीलिए टॉपिक का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन का मतलब है कि अमाउंट आपको पता तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता, एक आपके पास एक फेयर एस्टिमेशन है सिर्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा समझते हैं। इनकम थी मेरी ईयर 22-23 की, सिंप्लीफाइड बातों को रख रहा हूं, इनकम टैक्स में कुछ टेक्निकल नेम्स होते हैं उसको अवॉइड कर रहा हूं। ये 22-23 ये मेरा करंट ईयर है। इसकी इनकम मुझे बाद में पता चली, मैंने उस पर टैक्स कैलकुलेट किया और फिर यहां पर मैंने इसकी एंट्री डाल दी। ओके, नाउ गवर्नमेंट कहती है कि गगन टैक्स तो तुम्हें पता चला अगस्त में, तो इसका मतलब तुम टैक्स मुझे अगस्त के बाद दोगे। हम इतना नहीं रुक सकते, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि गगन आपको 31 मार्च से पहले एस्टिमेटेड बेसिस पर टैक्स पे करना होगा। सोचिए, ये मेरा करंट ईयर चल रहा है और 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट कहती है इनकम टैक्स पे करो। मैंने कहा कौन से पीरियड का, कह रहे गगन 22-23 का पे करो। मैंने कहा लेकिन बताऊं कैसे, इनकम तो मुझे यहां पे पता चलेगी। तो गवर्नमेंट कहती है मुझे नहीं पता, दिक्कत है, हमें भी पैसे चाहिए, हम तेरे लिए वेट नहीं कर सकते, तुझे अभी देना पड़ेगा। मैंने कहा जी ये तो तानाशाही है। कह रहे तो गगन तानाशाही तो कब से चल रही है, टैक्स आज से लग रहे हैं क्या, जुल्म आज से हो रहा है क्या, आज तुझे याद आ गई कि मैं तानाशाही हूं, टैक्स पे कर जल्दी से। तो होता क्या है कि हम अपने अकाउंट के बेसिस पर, जैसे एक वो कहते हैं भाई तुमने व्यापार किया है, तुम्हें एक अंदाजा तो लग ही गया होगा ना कितना कमा लोगे। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम यही कह दो कि हम पता ही नहीं लगा सकते। कोई मैं तुम्हारे को जंगल में जाके घास में कोई सुई का ढेर ढूंढने को थोड़ी ना कह रहा हूं। आप अकाउंट्स बना रहे हो, एक फेयर एस्टिमेशन आपके पास होता है, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स पे करो। अब सुनिए, कायदे से ये टैक्स मुझे यहां पता चला तो यहां देना चाहिए था, लेकिन मैं इसको 31 मार्च से पहले दे देता हूं, तो इसे टेक्निकली नाम क्या दिया जाता है, एडवांस टैक्स दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 3, एडवांस टैक्स इज although for the current year but it is called as advance tax since actual tax liability will be known in the नेक्स्ट ईयर। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पता चली तो 23-24 चल रहा था, तब आपको लायबिलिटी पता चली। इस लायबिलिटी के अगेंस्ट टैक्स आपने पिछले साल में ही पे कर दिया 22-23 में। तो इनकम टैक्स का मैकेनिज्म ऐसा है कि एक्चुअल टैक्स तो बाद में पता चलता है लेकिन सरकार मुझसे पहले ही भरवा लेती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है एडवांस टैक्स। तो कहीं कोई स्टूडेंट ये ना समझ ले कि सर ये एडवांस टैक्स है तो यानी ये अगले साल का है, क्योंकि एडवांस बेसिकली अगले साल का होता है। गवर्नमेंट कह रही है गगन टैक्स में बच्चों को बता दो इसका नाम एडवांस टैक्स 22-23 है, पर ये एक्चुअली एडवांस नहीं है, ये करंट ईयर का टैक्स है। इसको एडवांस बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये टैक्स जिस लायबिलिटी के अगेंस्ट दिया गया वो लायबिलिटी एक्चुअली हमें अगले साल में जाके पता चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने में 4-5-6 महीने का समय लग जाता है। तो हमारे पास दो टर्म आई, एक टर्म आई प्रोविजन फॉर टैक्स, एक टर्म आई हमारे पास एडवांस टैक्स। ठीक है, नाउ सिमिलरली
एक आइटम आती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट इज ऑल्सो लाइक एडवांस टैक्स। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास एसेट्स होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, एसेट्स होंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है? तो इनकम टैक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है, पूरी गहराई में नहीं जा सकता, फिर भी थोड़ी बहुत बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको एटलीस्ट थोड़ी सी बात समझने में आसानी हो जाए। गवर्नमेंट कह रही है गगन एक्स एक कंपनी है, ठीक है, और ये एक मान लो जेड एक दूसरा पर्सन या दूसरी कंपनी है, ये गवर्नमेंट है। एक्स कंपनी ने जेड कंपनी के लिए लेट अस सपोज कोई सर्विस दी, गहराई में नहीं जाऊंगा, आप ये समझ लीजिए कि एक्स कंपनी मान लो व्हाइट वॉशिंग या रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी, तो जेड कंपनी ने कहा भाई मेरी बिल्डिंग की व्हाइट वॉशिंग करवा दो, मतलब एक छोटा मोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब एक्स कंपनी ने अगर जेड कंपनी के लिए कुछ किया है तो जेड कंपनी को इसके बदले में एक्स कंपनी को पेमेंट देनी होगी। अब सर्विस जो की गई मान लीजिए उसकी वैल्यू थी 25 लाख रुपीस, एक्स कंपनी ने जेड कंपनी के लिए काम किया 25 लाख रुपीस का, तो जेड कंपनी एक्स कंपनी को 25 लाख रुपीस देगी। गवर्नमेंट कह रही है कि इनकम पर टैक्स कोई देना नहीं चाहता, तो हमने भी गवर्नमेंट से बोला कि फिर लिया ही मत करो टैक्स। गवर्नमेंट कह रही है गगन तुझे तो पता है हम चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मुफ्त दूंगा वो मुफ्त दूंगा, हम कुछ कमाते थोड़ी है, तुम्हारा ही पैसा बांट बांट के अपना घर भरते, तो भाई ये तो हो नहीं सकता। लोग टैक्स देना नहीं चाहते और सरकार ढूंढती रहती है कि कैसे इनको लपेट लिया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला जेड को कि जेड एक काम करना, तू इसकी पेमेंट में से 1% अमाउंट डिडक्ट कर लेना। तो 25 लाख का 1% होता है 25,000। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तू ना पेमेंट करना इसको 24,75,000 रुपीज की पेमेंट कर देना। एक्स कह रहा है कि भाई तूने पेमेंट कम की, वो कह रहा है जी मैंने तुम्हारी पेमेंट 24.75 लाख कर दी, और जो रिमेनिंग 25,000 थी वो मैंने गवर्नमेंट के कहने पर आपका अमाउंट डिडक्ट किया, तो इस डिडक्शन का नाम हो गया टैक्स डिडक्टेड। और यहां पर क्योंकि जिसने पैसा दिया उसने बांटा, इसलिए उसने काटा, इसलिए इसका नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट फॉर्म में टीडीएस। और ये जेड कंपनी गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा बाय द नेम ऑफ एक्स। यानी अब गवर्नमेंट को पता लग गया कि ये 1% अमाउंट है जो जेड ने हमें दिया है, इसका मतलब जेड ने अब एक्स को कितना दिया होगा, 24.75 लाख जरूर दिया होगा। तो एक्स जब अपनी गवर्नमेंट के पास रिटर्न फाइल करेगी तो फिर गवर्नमेंट ये सारी एंट्री से चेक कर लेती है। तो सर 25,000 रुपीज का क्या एक्स को नुकसान हो गया? गवर्नमेंट कह रही नहीं, एक्स तेरे नाम का ये पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, जैसे तू एडवांस टैक्स देता है ऐसे ये मेरे पास टीडीएस के नाम का पड़ा हुआ है, जब भी तेरी लाइबिलिटी निकलेगी तो तू इस अमाउंट को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं पहले तो जर्नल एंट्रीज की, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाली हैं। सबसे पहली एंट्री मुझे बताओ, इसे हम सरल भाषा में बोलते हैं प्रोविजन मेड फॉर टैक्स। जब आप टैक्स का प्रोविजन बनाते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? सर प्रोविजन तो एक लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट कर दो, टू प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट कर दो।
अब कुछ लोग कहते हैं कि गगन पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर दो, और कुछ लोग कहते हैं गगन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को डेबिट कर दो, क्योंकि अब पी एंड एल अकाउंट बनता नहीं, अब तो एक स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो बुक्स कहती हैं यार स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंट्री क्या हुई, तो कुछ बुक्स कहती हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखो, कुछ बुक्स कहती हैं पी एंड एल लिखो। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो मर्जी लिख लो, ये चिंता मत करना बुक क्या कह रही है। लीजिए, पहली एंट्री तो मेरी बन गई। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आपका एस्टिमेशन है, आपका एस्टिमेशन है, बात खत्म। 31 मार्च को ये हमेशा क्या रहेगा, पेबल रहेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स जानते हो, ये आपकी करंट लाइबिलिटी में शो होता है अंडर द हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मेरी बातों को याद करते हुए चलना। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट बनेगी तो कहां शो होगा, करंट लाइबिलिटीज में, प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर। ठीक है, इसे ना जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं, वहां पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में टैक्स एक्सपेंस नाम की आइटम होती है, चेक कर लेना, वहां पर हम इसे करंट टैक्स के नाम से शो करते हैं। तो अगली बार जब आप पी एंड एल बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आप लिखोगे टैक्स एक्सपेंस, उसमें दो आइटम आती हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, तो याद आ जाएगा ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स। तो कई बुक्स ऐसे लिखती हैं प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में करंट टैक्स, ऐसे लिख देती हैं। तो करंट टैक्स लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखो, एक ही बात है। अब ये थोड़ी बहुत टर्म जो है ना, एक दो क्लास में अब यूज टू हो जाएंगे, अभी ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि फॉर्मेट कुछ ऐसे हैं। दूसरा सर, दूसरा हो गया एडवांस टैक्स। बताओ जी, व्हेन एडवांस टैक्स इज पेड, जब हम एडवांस टैक्स पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो हम लिखेंगे एडवांस टैक्स, यहां पर ईयर लिख देंगे टू बैंक। सिंपल एंट्री है सर, पेमेंट करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और टैक्स हमेशा बैंक से ही पे होता है, कैश में तो पे होता नहीं है। ओके, और फिर जो है ये जो अमाउंट है हमारा, ये यहां पर आ जाएगा, और जो हमारा एडवांस टैक्स होता है वो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर हम इसको दिखा देंगे। ओके, अब सर टीडीएस कैसे रिकॉर्ड होगा, टीडीएस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। टीडीएस की एंट्री ऐसे होती है कि जब आपको जेड से पैसा मिला तो आप ऐसे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 24.75 लाख, टीडीएस डेबिट 0.25 लाख टू जेड कंपनी 25 लाख। तो टीडीएस के रिगार्डिंग आपको बुक में एंट्री मिलेगी नहीं, वो जब हमें अमाउंट रिसीव हुआ था तब वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा तो ट्रायल बैलेंस में एक तो आ रहा होगा एडवांस टैक्स, एक आ रहा होगा टीडीएस, और एक आ रहा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये अलग अलग ईयर के हो सकते हैं, ऐसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2 ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, समझ जाओगे धीरे धीरे। प्रोविजन फॉर टैक्स ईयर 1 का ही होगा। एडवांस टैक्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। नाउ ऐसे समझिए, अब ध्यान से सुनना, ये था ईयर 21-22, मेरी बात ध्यान से सुनना। ईयर 21-22 में मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया होगा। ईयर 21-22 में मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स भी पे बना लिया होगा, ये लाइबिलिटी बना दी होगी और ये एसेट रिकॉर्ड कर दिया होगा। हो सकता है मेरे पास टीडीएस हो, अगर था तो उसे एडवांस टैक्स की तरह हम ट्रीट करते हैं।
फिर मेरे पास आया नेक्स्ट ईयर 22-23। 22-23 में ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा यहां पर कैलकुलेट हुआ और मैंने गवर्नमेंट को रिटर्न के नाम से बता दिया। इन द मीन टाइम मैंने 22-23 का भी एडवांस टैक्स दिया होगा और फिर मैंने इसका प्रोविजन मुझे पता चला होगा। ठीक है, तो हर साल एडवांस टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स हर साल चलता रहता है। नाउ ध्यान से सुनना, 21-22 में मैंने एडवांस टैक्स बनाया था और उसका प्रोविजन निकाला था। जब 22-23 चल रहा था तब मैंने इस प्रोविजन को कैलकुलेट किया था, गवर्नमेंट को रिटर्न के माध्यम से बताया था और यहां पर कहीं पर मुझे गवर्नमेंट की इंटीमेशन आ जाएगी कि मैंने आपके पिछले साल के टैक्स की डिटेल्स को पढ़ लिया है। तो अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट आपको इंटीमेट करेगी तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट। तो जब गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी तो 22-23 चल रहा होगा, तब आपको पिछले साल के एडवांस टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स को आपस में एडजस्ट करना होगा। ठीक है, और जब हम इसे एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, वो एंट्रीज कैसे बनेगी, बस वही सीखने का काम है। ओके सर, ये मेरी लाइबिलिटी थी, प्रोविजन फॉर टैक्स मेरी लाइबिलिटी थी और इसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट मैंने ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे भी कर रखे हैं, पेमेंट कर रखी है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप एक तरफ क्रेडिटर भी दिखाओ और एक तरफ उसकी पेमेंट अलग दिखाओ, ये एक ही अकाउंट में एडजस्ट हो जानी चाहिए। तो अकाउंटिंग कहता है गगन एडजस्ट कब करोगे, जब असेसमेंट होगी। तो असेसमेंट की जब आपको इंटीमेशन मिलेगी तब आप क्या करोगे, तब आप अपने लास्ट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को और आप अपने एडवांस टैक्स और टीडीएस को एक दूसरे के साथ सेट ऑफ करोगे और वो एंट्रीज क्या होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए जी, आते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक कैसे लेते हैं, ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैं आपके लिए बना रहा हूं, धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे साइट के ऊपर डलेंगे। आपको पेशेंस रखनी होगी। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ने के बाद या इसे पढ़े बिना आप बुक को रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया कि दरअसल जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं तो टैक्स एक्सपेंस में ये हमारा हो जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, तो एक एंट्री मैंने आपको बताई प्रोविजन फॉर टैक्स को बनाने की एंट्री क्या होती है। एक एंट्री मैंने आपको एडवांस टैक्स की बता दी, एंट्री क्या होती है। हर साल प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता है, हर साल एडवांस टैक्स भी होता है। आपके ट्रायल बैलेंस में आ भी रहा होगा और एडजस्टमेंट में लिखा भी होगा, समझा देंगे कैसे होना है। मेन मुद्दा ये है कि जब हमें असेसमेंट ऑर्डर मिलेगा तो वो असेसमेंट ऑर्डर हमेशा पिछले किसी साल का होगा। जब ये असेसमेंट ऑर्डर मुझे मिलेगा, जिस साल का मिलेगा उस साल के प्रोविजन फॉर टैक्स को, एडवांस टैक्स को और टीडीएस को, इन सब को मैं एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ करवाऊंगा। और कैसे करवाऊंगा यही मैंने आपको सिखाना है। ओके, आइए जी, कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। इस काम को करने के लिए मुझे आपके साथ कुछ जर्नल एंट्रीज के साथ साथ पहले क्वेश्चन लेना होगा और फिगर लेनी होगी ताकि हमारा टाइम बच जाए। फिगर्स रहेंगी तो आप इमेजिनेट कर पाएंगे चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो मैं आगे चलता हूं और मैं इसका क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 11 पे। आपको फाइनल असाइनमेंट मिलेगा तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, क्वेश्चन की नंबरिंग भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, ठीक कर लेना। सॉरी। ट्रायल बैलेंस ऑफ जी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23 वाज एज फॉलोज। किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना,
पहले आप यहां समझ लो, मैंने आपसे कहा कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, $22, $23, तो 22, $23 इस ट्रायल बैलेंस में आपका एडवांस टैक्स आ रहा है। 21, 22 का एडवांस टैक्स चला हुआ आ रहा है। इसका मतलब इसकी असेसमेंट अभी तक नहीं हुई। ओके, एडवांस टैक्स करंट ईयर का भी चला हुआ आ रहा है। मेरे पास एडवांस टैक्स 22, 23 का भी है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स 21, 22, मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है, लेकिन ये 21, 22 का है, यानी पिछले साल का है। सर मेरे पास पिछले साल का एडवांस टैक्स आ रहा है, ठीक है भाई, मेरे पास पिछले साल का प्रोविजन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंट्री लास्ट ईयर में बन गई होंगी, वहां से कंटिन्यू हो गई, अभी तक इसका असेसमेंट ऑर्डर आया नहीं होगा, इसलिए अभी तक पेंडिंग चल रही है। ओके, और करंट ईयर खत्म होने से पहले कंपनी को अपना एडवांस टैक्स देना होता है, वो उन्होंने अपना एडवांस टैक्स दे दिया। सवाल ये उठता है सर करंट ईयर का प्रोविजन वो क्यों नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपसे कहेगा बनाओ। तो हमेशा क्वेश्चन एक तो पहली चीज आपसे मांगेगा करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ, तो उसकी एंट्री आपको पता है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी प्रोविजन फॉर टैक्स में ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल होता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका पिछले साल का एडवांस टैक्स था 220, देखो, और पिछले साल की लाइबिलिटी थी 2 लाख। तो कुछ बच्चों के मन में यह आएगा सर ये अलग अलग क्यों है, तो मैं फिर बताता हूं, ये आपने एस्टिमेट किया था, अब आपको लगता था कि पता नहीं कितना हो, तो ये जब हम एडवांस टैक्स पे करते हैं तो थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, बट नेचुरल सी बात है, आपने एस्टिमेटेड बेसिस पर पे किया था, तो आप कहोगे सर कम पे करना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर टैक्स कम पे करोगे और बाद में डिफरेंस निकलेगा तो गवर्नमेंट टैक्स और पेनल्टी इंटरेस्ट सब कुछ मांगती है, तो इसलिए लोग सेफर साइड पे हमेशा एक्स्ट्रा ही जमा कराते हैं। समझदारी भी है कि 5-10% एक्स्ट्रा जमा करा दो, जो एक्स्ट्रा जमा होगा वापस रिफंड हो जाएगा। तो 2 लाख की लाइबिलिटी ये मुझे पता चली होगी कब, जब मेरा 23, 24 चल रहा था, तब पता चला होगा, और ये मैंने पहले ही दे दिया होगा, इसलिए ये दोनों अमाउंट सेव नहीं होते कभी भी। नाउ मेरी लाइबिलिटी आई 2 लाख, मैंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि जी मेरी लाइबिलिटी बनती है 2 लाख, उसके अगेंस्ट मैंने आपको 220 दे रखा है। द इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द ईयर 21, 22, जिस साल का प्रोविजन आपने बनाया था उस साल का वो कहते हैं हमने असेसमेंट कर लिया, और हमारे अनुसार डिपार्टमेंट कह रहे हैं हमारे अनुसार लाइबिलिटी बनती है 240। आपने लाइबिलिटी कितनी बनाई थी 2 लाख, आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है 240। गवर्नमेंट कह रही है गगन इस कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी कम बनाई है, यानी इस कंपनी ने जब प्रोविजन बनाया था अपने P&L में 2 लाख का, वो गलत बनाया था, इसको 240 बनाना चाहिए था। ओ, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी बनी 240। ध्यान से सुनना, आपने प्रोविजन कितना बना रखा है 2 लाख, और आपकी जो इनकम टैक्स की असेसमेंट हुई है 21, 22 की हुई है, तो 21, 22 के सारे टैक्स के अकाउंट क्लोज करने का समय आ गया। आइए जी, पॉइंट नंबर 1, जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो when liability is assessed more than provision made, जनरली हमारा यही केस होता है, गवर्नमेंट कहती है गगन तुमने प्रोविजन कम बनाया, लाइबिलिटी ज्यादा बनती है। जैसे हमारे केस में गवर्नमेंट कह रही है कि लाइबिलिटी बनती है 240 की, जबकि हमने प्रोविजन बना रखा है कितना 2 लाख का। तो पहली बात, जो प्रोविजन था मतलब जो एस्टिमेशन था, अब वो रियल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है, यानी प्रोविजन अब रियल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है। तो प्रोविजन को हटा दो,
और रियल लायबिलिटी बना दो। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। अब मैं अपना प्रोविजन हटाऊंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स जो मेरा पिछले साल का था वो 2 लाख रुपए का था। तो प्रोविजन एक एस्टिमेटेड लायबिलिटी थी, उसे मैंने खत्म किया, डेबिट कर दिया, और उसकी जगह मैंने अपनी एक रियल लायबिलिटी बनाई, इनकम टैक्स के नाम की लायबिलिटी बनाई 2122,240। प्रोविजन मेरा अनुमान था 2 लाख, अब मैंने उसको रियल लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोविजन को मैंने हटा दिया, डेबिट कर दिया, रियल लायबिलिटी को मैंने क्रेडिट कर दिया। हमेशा ये दोनों अमाउंट अलग अलग निकल करके आएंगे। हमारे केस में मैंने पिछले साल टैक्स का एक्सपेंस दिखाया था 2 लाख और अब वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया 240। तो अकाउंटिंग कहती है गगन पिछले साल की तेरी P&L की स्टेटमेंट गलत हो गई, वहां का खर्चा 240 होना चाहिए था लेकिन है कितना 2 लाख। तो यानी अब आपको अपने P&L में 40,000 और डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं P&L अकाउंट को डेबिट करूंगा, इसका नाम हो गया प्रायर पीरियड टैक्स। क्योंकि ये बात जब आपको पता चली, असेसमेंट पता चली, उस समय ईयर चल रहा था 22-23। तो ये जो 40,000 रुपए का टैक्स का बर्डन आया जो मुझे करंट ईयर में पता चल रहा है, 22-23 में पता चला, पर ये तो पिछले साल का है ना, इसलिए इसको लिखूंगा कि ये टैक्स का बर्डन पिछले साल का है। और वो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के साथ होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। ठीक है जी। तो पहली एंट्री क्या होती है, आप प्रोविजन को कन्वर्ट कर देते हो रियल लायबिलिटी में, और जो डिफरेंस होता है उसे प्रायर पीरियड टैक्स के नाम से दिखा देते हो P&L अकाउंट में। ठीक, तो मेरी ये पहली एंट्री थी, इससे मेरा प्रोविजन मेरे ट्रायल बैलेंस से खत्म हो गया। आप देखिए इस एंट्री से क्या हो गया, ये मेरा प्रोविजन खत्म हो गया, 2 लाख मेरा 240 की लायबिलिटी बन गया, और उससे 40,000 रुपीज क्योंकि मेरा टैक्स बढ़ गया, मेरा नुकसान हुआ, P&L में डेबिट करूंगा, लेकिन इस टैक्स को अब मैं पिछले साल के टैक्स के नाम से लिखूंगा, प्रायर पीरियड टैक्स 40,000 P&L में डेबिट होगा। सर अब इसके अगेंस्ट हमारे पास एडवांस टैक्स भी पेड था 220 का, ये भी खत्म करना पड़ेगा। तो अब मैं दूसरी एंट्री बनाऊंगा एडवांस टैक्स को खत्म करने की। तो मैं ये कहूंगा इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स, ये भी 21-22 का है और ये भी 21-22 का है, ये आएगा 220। अब बच्चा जब ये एंट्री बनाएगा वो कहेगा सर मुझे एंट्री तो पता लग गई लेकिन मुझे अमाउंट नहीं डाला जाता। ठीक है, समझिए, ये तो जितना मेरा प्रोविजन था वो मैंने अमाउंट लिया, और ये मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिला, और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर थी। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है कि प्रोविजन मैंने ट्रायल बैलेंस से उठा के लिखा, और टैक्स का अमाउंट, लायबिलिटी का अमाउंट मैंने नीचे एडजस्टमेंट से उठा के लिखा, डिफरेंस मेरा P&L में आ गया। हमेशा ज्यादा नहीं होगा, अगर कम होगा तो क्रेडिट में डिफरेंस आ जाएगा। क्या हो गया, बात तो एक ही है, अमाउंट कैसे आ। दूसरी एंट्री में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है सर यहां पर 220 क्यों आया, 240 भी तो आ सकता था। तो यहां पर जो एडवांस टैक्स का अमाउंट होता है वो लिखा जाता है। गॉट इट। आपको थोड़ी समझदारी लगानी है, रटना नहीं है। मेरा लायबिलिटी थी 240 और मैंने टैक्स पे कर रखा था 220, तो मैं टैक्स के अमाउंट से इसको एंट्री को पास करूंगा। यानी आप समझ सकते हो कि जो भी एडवांस टैक्स या जो लायबिलिटी विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम निकले, उस अमाउंट से आप इसको पास करना।
मेरी लाइबिलिटी बनती है 240 और मैंने एडवांस टैक्स दे रखा है 220, तो 220 को मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, हर चीज रटने के लिए नहीं होती, रटोगे तो गलती करोगे, समझोगे तो परेशान होगे, एक दो क्वेश्चन करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब सर मेरी लाइबिलिटी बनी 240 और मैंने गवर्नमेंट को एडवांस दे रखा था 220, इसका मतलब अब मेरा इनकम टैक्स बैलेंस लाइबिलिटी शो करेगा 20,000 रुपीज की, ये लाइबिलिटी शो करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे करंट लाइबिलिटी में अदर लाइबिलिटीज हेडिंग में दिखा दूंगा। ठीक है, प्रोविजन को मैंने कहां दिखाया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, और इसको मैं कहां दिखा रहा हूं, करंट लाइबिलिटी में। अब ये लाइबिलिटी बन चुका है और मैं गवर्नमेंट को जल्दी दे दूंगा, रोकूंगा नहीं क्योंकि इस पर टैक्स लगता जाएगा। आइए जी, तो मेरा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है गगन आपने करंट ईयर का प्रोविजन बनाना है 2,50,000, बना दो, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं एक एंट्री पास करूंगा, करंट ईयर प्रोविजन बनाने की। बताओ ये क्या एंट्री होगी, ये एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन या फिर करंट टैक्स 250 और 250। वो कह रहे गगन पास एडजस्टमेंट एंट्रीज कर दी, कह रहे प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। मैंने कहा लो भाई एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करवा लो। कह रहे हाँ जी करवाएंगे, अकाउंट भी बना के दिखा। कोई बात नहीं, अकाउंट बनाया तो लो। एग्जाम में आप थोड़ा सा प्रॉपरली बनाना, मैं यहां थोड़ा सा शॉर्टकट में बना दूं तो चलेगा। एक मेरे पास था एडवांस टैक्स 2122, एक मेरे पास था एडवांस टैक्स 2223, एक मेरे पास था प्रोविजन फॉर टैक्स 2122 और एक मेरे पास अकाउंट बन जाएगा इनकम टैक्स का। ठीक है, एडवांस टैक्स मेरा यहां पर आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरे ख्याल से था 220 और ये मेरे पास बैलेंस था 230। 230 अलग अलग बनाना ज्यादा अच्छा होता है, बाकी बुक वाला कंफ्यूज करने के लिए कभी और कंबाइंड भी देगा, घबराना मत। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 2 लाख, और मेरी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनी थी, 240। तो पहले काम मैंने क्या किया था, प्रोविजन को इनकम टैक्स में ट्रांसफर किया था। ये 2 लाख में यहां ले आया कि भाई मुझे प्रोविजन तो पहले से ही पता था, और यहां पर फिर मैंने प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस 40,000 ये डाला और फिर इसे मैंने इनकम टैक्स में ट्रांसफर कर दिया। ये 220 ये यहां आ गया एडवांस टैक्स, ये 2122 का था, ये भी 2122 का था, ये भी 2122 का था। तो 2122 के जितना भी एडवांस टैक्स प्रोविजन TDS सब खत्म होके इसमें आ जाएंगे और यहां पर आ जाएगा ये बैलेंस CD 20,000 और ये आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शो हो जाएगा। ये अभी भी आपके करंट एसेट्स में शो होगा और जो आपने करंट ईयर का प्रोविजन बनाया है वो करंट ईयर का प्रोविजन आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, जब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L तो यार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाते हैं, अदर इनकम दिखाते हैं, टोटल इनकम दिखाते हैं, सारे एक्सपेंस दिखाते हैं, यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम करते हैं लेस टैक्स एक्सपेंस। जब टैक्स एक्सपेंस लेस करते हैं तो करंट टैक्स जो आपका करंट ईयर का प्रोविजन होता है वो दिखा देना और फिर
प्रायर पीरियड का जो आपका टैक्स एडजस्टमेंट है वो दिखा देना। तो वो कह रहे हैं कि गगन लेजर अकाउंट्स बना के दिखाओ, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिए। फिर वो कह रहे हैं गगन ये बताओ ये आइटम्स को कैसे आप पी एंड एल में और बैलेंस शीट में शो करोगे, तो मैंने आपको ये सारी की सारी बातें बता दी। अब आप अपनी बुक में जाना, वहां पर जो प्रोविजन फॉर टैक्स के क्वेश्चन एक दो दिए होंगे उनको प्रैक्टिस करना। तो सर टाटा बाय बाय, अरे रुको एक क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा। ऐसे कैसे टाटा बाय बाय सी यू, टैक्स की एडजस्टमेंट इतनी जल्दी किसी को समझ में आती नहीं है। फिर बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम तो डिफिकल्ट था। रुक जाओ, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। अब ये रीसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, 2023 एग्जाम का क्वेश्चन है। और रीसेंट पेपर में बच्चों ने ये कहा कि सर पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया। अरे भाई ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। बस क्या है ना, जब से कोरोना आया ओपन बुक एग्जाम आ गया और फिर बच्चों की पढ़ने की आदत छूट गई। अरे भाई ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड होगा ना पेपर का। हाँ घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा देखो, बहुत आसान है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुभव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23 वॉज गिवन बिलो। एडवांस टैक्स दिया हुआ है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है आपको, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया हुआ है आपको। सर ये प्रोविजन है पिछले साल का 21-22 का, तो करंट ईयर का तो हमेशा नीचे एडजस्टमेंट में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये एडवांस टैक्स क्या ये 21-22 का है? तो मैंने कहा बेटे लिखा नहीं है, तो ये 21-22 और 22-23 इन दोनों का कंबाइंड भी हो सकता है। ये इन दोनों का कंबाइंड भी हो सकता है। ब्रेकअप वो आपको फिर नीचे बता देगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये कंबाइंड हो सकता है, उसकी वजह समझ लीजिए। क्योंकि ये मेरे पास है 120 और ये मेरे पास है 220, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में एग्जाम में क्लिक नहीं भी हो तो घबराना मत, लेकिन क्लिक हो जाए तो मन में शंका तो आएगी ना, सर पिछले साल का भी होना चाहिए एडवांस टैक्स, करंट ईयर का भी होना चाहिए। प्रोविजन समझ में आता है केवल पिछले साल का होता है, एडवांस टैक्स 2 सालों का होना चाहिए, कोई बात नहीं। फिर हमें दिया हुआ है सर टीडीएस। अब ये भी नहीं पता कि क्या ये टीडीएस भी 21-22 और 22-23 दोनों का मिला के या अलग अलग है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ के देखते हैं। वो कहते हैं गगन एडवांस टैक्स इंक्लूड्स 1,40,000 फॉर द ईयर 21-22। ओहो, उन्होंने कहा गगन 21-22 का है 140, यानी कि 22-23 का हो गया 80,000। सर ये तो चिटिंग है, अलग अलग देना चाहिए था। तो कोई बात नहीं यार, क्या हो गया इसमें, एग्जामिनर को सब अलाउड है। फिर कहते हैं टीडीएस पिछले साल का 6,000 है। ओहो, ये 6,000 है, तो यानी कि ये रिमेनिंग 4,000 हो गया। कैसे आया? बैलेंसिंग। अभी तक हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और अच्छे से। हाँ मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं आराम से। पहला पॉइंट उसने हमें बता दिया एडवांस टैक्स कितना है, दूसरा पॉइंट उसने बता दिया टीडीएस कितना है। फिर कह रहे गगन एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड हुई 1,52,000, यानी ये लाइबिलिटी बनी 1,52,000 की। और वो कह रहे गगन इसके लिए हमने कोई एडजस्टमेंट अभी तक नहीं की है। मैंने कहा पता है, मेरे लिए रोक के रखी हुई थी, बच्चा करेगा नंबर लेगा। फिर कह रहे गगन करंट ईयर का प्रोविजन बना देना 160। तो मुझे क्वेश्चन मेरे माइंड में इसकी एक इमेज बन गई, आपकी अगर नहीं भी बनी तो घबराना मत, बन जाएगी। एक दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, वो आपसे कह रहा है गगन तुमने नहीं बनाना, बच्चों ने बनाना है, चीटिंग मत करवाओ, बच्चों से बनवाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनवाओ, एडवांस टैक्स का अकाउंट बनवाओ, टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंट बनवाओ,
और टीडीएस का अकाउंट बनवाओ। यानी वो कह रहे गगन जर्नल एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में मत बनाना, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हुए बनाओगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। बाकी उसने हमसे क्या कहा, अकाउंट बनाइए। आइए जी, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स 2023 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। मेरे पास पहला अकाउंट है एडवांस टैक्स, ठीक है। ईयर वहां नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा, यहां पर एडवांस टैक्स दिया हुआ था मुझे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आप डेट डालना चाहें तो ये सभी काम 31 मार्च 23 को हो रहे हैं, डाल देना डेट। ये था 2,20,000। उसके बाद दूसरी जानकारी मुझे दी हुई थी प्रोविजन फॉर टैक्स। दूसरी जानकारी मुझे दी हुई थी प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मेरी लाइबिलिटी होती है, इसको मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये मुझे दी हुई थी 1,20,000। तीसरी जानकारी मुझे दी हुई थी टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि एडवांस टैक्स की तरह ही आप मान करके चलेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ज्यादा इसकी वजह से परेशान मत होते रहना, यहां लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब बेटे आपकी इनकम टैक्स की असेसमेंट पूरी हो गई, ट्वेंटी 22 की इनकम टैक्स की लाइबिलिटी पूरी हो गई और अमाउंट तय हुआ 152। तो मेरे साथ दोबारा याद करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर वन ये होगा कि मैं अपने प्रोविजन को रियल लाइबिलिटी में बदल लूंगा, तो मैं इसे इनकम टैक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। मैं इसे इनकम टैक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स 120। मैंने प्रोविजन को रियल लाइबिलिटी में बनाया, फिर मेरी रियल लाइबिलिटी कितनी थी 152, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी 32,000 कम बनी हुई थी, तो अब मुझे अपनी लाइबिलिटी को और बढ़ाना है। तो सेकंड स्टेप में मैं यहां पर लिखूंगा बाय P&L अकाउंट प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस, कितना 32,000, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है, ठीक है। पहले प्रोविजन को लाइबिलिटी में बदल दो, फिर जितनी लाइबिलिटी बढ़ गई है उसको P&L से प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दो, ठीक है सर। इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब जो मैंने पे कर रखा था, स्टेप नंबर 3, जो मैंने पे कर रखा था एडवांस टैक्स, वो भी डाल दूंगा इनकम टैक्स अकाउंट में। इनकम टैक्स फॉर द ईयर 21-22 में ये 1,40,000 ट्रांसफर कर दूंगा। ये आ गया मेरा स्टेप नंबर 3 वाला, 31 मार्च 23 में टू एडवांस टैक्स 140। जैसे एडवांस टैक्स को ट्रांसफर कर लिया, ऐसे टीडीएस को भी ट्रांसफर करके लाऊंगा, तो यहां से टीडीएस को भी ट्रांसफर कर दूंगा बाय इनकम टैक्स 21-22। ये था हमारे पास 6,000, तो यहां ले आऊंगा। अब ये मेरी टोटल लाइबिलिटी थी 152, जिसके अगेंस्ट 140 मैंने दे रखा था, गवर्नमेंट को बताया 140 तुम्हें मैं पहले ही दे चुका हूं, 6,000 तुम्हारे पास सीधे मेरे पास सीधे पहुंचे हुए हैं मेरे नाम से, जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा बैलेंस सीडी,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा मेरे हिसाब से। इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स पेबल, और ये मेरी लायबिलिटी बन चुका है, तो इसे हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, अदर लायबिलिटीज की हेडिंग में दिखाएंगे। ठीक है, तो आप नीचे लिख कर दिखाओगे इसको। ओके सर, जो एडवांस टैक्स है मेरे पास, अब वो मेरे पास बैलेंस सीडी कितना बच गया, 80,000। तो ये आपके करंट एसेट्स के लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद सर मैं एक बनाऊंगा अपने पास करंट ईयर का प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं करंट टैक्स। कितना बनाना था, 160। करंट ईयर का टैक्स बनाना था 160, और ये यहां पर आ जाएगा मेरा बैलेंस कैरी डाउन 160, और ये हमारी करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से शो होगा। ठीक है, और ये जो है ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में टैक्स एक्सपेंस के अंदर जाएगा, करंट टैक्स के नाम से शो होगा। टीडीएस हमारा यहां पर बच गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, और ये भी हमारा एडवांस टैक्स की तरह करंट एसेट्स में हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट बनने वाला है। ठीक, तो सर क्या हम पेपर में जैसे आपने ये बना के लिख दिया ऐसे लिखेंगे? नहीं, आप ऐसे लिखोगे, नंबर 1 आप ऐसे लिखोगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम टैक्स एक्सपेंस हेडिंग इसके अंदर दिखाएंगे करंट टैक्स 1,60,000 और प्रीवियस ईयर टैक्स एक्सपेंस 32,000। फिर आप दिखाओगे नंबर 2 प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला विल बी शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इस तरह से लिखोगे। थर्ड, इनकम टैक्स पेबल 21-22 6,000 वाला दैट विल बी शोन अंडर दैट करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग में अदर लायबिलिटीज में शो होगा। और नंबर 4 जो आपका एडवांस टैक्स है 80,000 करंट ईयर वाला, और जो आपका टीडीएस बच गया 4,000 करंट ईयर वाला, वो आप शो करोगे करंट एसेट्स में अंडर द हेड लोन्स एंड एडवांसेस। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ साथ मैंने आपको यहां पर जनरल एंट्रीज बता दी। ठीक है, हमारे ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं जब हमारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा निकलती है, लेकिन वो कम भी निकल सकती है, तो मैंने आपको उसकी भी एंट्री यहां पर लिख करके बता दी। और अकाउंट कैसे बनेगा वो मैंने यहां पर आपको बता दिए। बाकी कौन सी आइटम कहां आएगी ये भी मैंने नीचे 4 पॉइंट्स के माध्यम से आपको बता दी, आप जहां चाहो उसको लिख लेना। और उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद सीरियसली आप लोग रटने की बजाय 2-3 क्वेश्चन प्रोविजन फॉर टैक्स के बनाएंगे, और मुझे पक्का उम्मीद है फिर एग्जाम में आप ताबड़तोड़ क्वेश्चन बनाओगे। मुझसे समझाने की उम्मीद रखा कीजिए, रटवाने की नहीं। अरे भाई किया क्या, प्रोविजन ना रहा उसको लायबिलिटी बना दिया, ट्रांसफर कर दिया। एडवांस टैक्स नहीं रहा उसको भी लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। टीडीएस को भी हमने ट्रांसफर कर दिया, सभी एक ही साल के थे। फिर देखा लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई तो हमने उसको P&L के नाम से प्रोवाइड कर दिया, और जो बैलेंस शीट आ गया वो बच गया। 1-2 बार बनाइए, फिर आप सबको सिखाएंगे। लाओ मैं बताता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनेगा।
2023 का क्वेश्चन अभी आपने बनाया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई एडजस्टमेंट के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू।